आज हम लॉग ऐड के हवाले से पीपीसी शुरू करेंगे। यानी पीपीसी के लॉग ऐड के हवाले से 5 चैप्टर हैं। आज हम जो इसका लॉग ऐड के हवाले से पहला चैप्टर है और पीपीसी में इस चैप्टर का नंबर जो है वो 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जर्नल डेफिनेशंस दी गई हैं सारे लॉ की, जो जितनी भी पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे मैं 1 बाय 1 इसको रीड कर रहा हूँ, आपको इसका कंसेप्ट भी बोलता जाऊँगा, आप भी उसको उसी तरह अपने बुक्स में पढ़ते जाएं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हमने लॉ को पढ़ना है। लॉ को पढ़ के जितना भी वो क्या कहते हैं लॉ गैड का टेस्ट है वो क्लियर करना है, ना कि हमने एमसीक्यूज़ को रट्टे मारना है। जब हमें लॉ आता होगा, एमसीक्यूज़ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कल हमारा मॉक टेस्ट था, तो हमें जिन को लॉ अच्छे से आता था उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करना कोई इशू नहीं था। ठीक है जनाब, आपके लिए भी हो गया ना कल का? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद है जी सेक्शन नंबर 6 से डेफिनेशन शुरू होती हैं। इन दी कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस throughout this code. Every definition of an offense, every penal provisions and every illustration of every such definition or provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled general exceptions. Ab though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. अब इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो एक्सेप्शंस हैं, जितनी ऑफेंस तक, जितने जुर्म तक हमें एक्सेप्शन हासिल है, उनको हम एज ए जुर्म कंसीडर नहीं करेंगे जहाँ तक हमें एक्सेप्शन हासिल है। और ये डेफिनेशन जो है ये उन जुर्म की वसात के लिए हमारे पास है। ये बजाते डेफिनेशन, बजाते जुर्म किसी के पर ताज़ीरात की सज़ा लागू नहीं होती। उसके बाद है सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड is used in every part of this code in conformity with the explanation. यानी ये कह रहा है कि इस लॉ के मुताबिक, इस बुक के मुताबिक जो भी एक दफ़ा एक्सप्रेशन, एक दफ़ा एक चीज़ की डेफिनेशन बन जाएगी, थ्रू आउट पूरे लॉ वही इस्तेमाल होगी। वंस एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। जेंडर क्या है जी? द प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यानी अब जेंडर मखलूक वगैरह, अब इसमें मेल फीमेल की कैटेगरी को वो नहीं कह रहा। वो कहता है जो वर्ड ही है, जो लफ्ज़ ही है, ही, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ही का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होगा इस लॉ के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक। उसके बाद हमें सेक्शन है जी 9 नंबर। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number. बात ये करता है कि अगर बात सिंगुलर नंबर की है, वो सिंगुलर में लिखा होना चाहिए, जो प्लूरल है उसको प्लूरल कंसीडर किया जाए। यानी जो जिस शक्ल में उसको उसी शक्ल में होना चाहिए। 10 है, 10 को 10 कंसीडर किया जाए, 15 को 15 कंसीडर किया जाए, और वो नंबर की ही फॉर्म में होना चाहिए। मैन एंड वुमेन सेक्शन 10 है जी हमारे पास। द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मैन का मकसद ये है कि एक मर्द ज़ात किसी भी एज की हो, उसका मकसद। मैन की जब भी डेफिनेशन होगी, एक मर्द किसी भी एज का। फीमेल का मतलब क्या है, वुमेन का मतलब क्या है, एक औरत किसी भी एज की, फीमेल। पर्सन क्या है? द वर्ड सेक्शन 11 है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी पर्सन से मुताल्लिक शख्सियत। शख्सियत अब एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक तंजीम भी हो सकती है, एक लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। कोई भी एक नाम के नीचे, एक शख्सियत के नीचे, एक लोगों के नीचे कोई काम करता है, वो पर्सन ही कंसीडर होगा। ठीक है, कंपनी भी एक तरह की पर्सन ही होती है जो इतने पर्सन लोगों को पाल रही होती है, क्योंकि एक कंपनी का एक नाम होता है ना। हलीब हो गया, बाटा हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी तंजीम है। पब्लिक क्या है? द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अवाम क्या है? अवाम का मकसद, अवाम का मतलब सेक्शन 12 के तहत ये है, हर क्लास, हर तबके का, हर मज़हब का जो बंदा है वो क्या है, वो अवाम है।
चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कोई भी है, किसी भी मज़हब का है, किसी भी क्लास का है, अमीर है, गरीब है, मिडल मैन है, कुछ भी है, वो पब्लिक है, अवाम है। डेफिनेशन ऑफ क्वीन ये ख़त्म हो चुकी है हमारे लॉ से सेक्शन 13 के मुताबिक, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्वीन और वो क्या कहते हैं महाराजे का दौर नहीं रहा, क्वीन और किंग वाला सीन ख़त्म है, इधर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का सीन है, लिहाजा इस डेफिनेशन को हम नहीं कंसीडर करते। लेकिन इतना याद होना चाहिए कि ये ख़त्म हो चुकी है। सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the central government of any provincial government। यानी सर्वेंट क्या है जी, सरकारी मुलाजम कौन है, हर वो बंदा जो फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट के तहत अपॉइंट किया गया हो, वो सर्वेंट है, सरकारी मुलाजम है। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन 15 की भी ख़त्म है, सेक्शन 16 भी ख़त्म है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है। द वर्ड गवर्नमेंट denotes the person or persons authorized by the law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof। गवर्नमेंट का मकसद कौन लोग हैं, गवर्नमेंट का मकसद वो लोग हैं, वो बाख्तियार लोग हैं जो एक मुल्क का नज़्म निज़ाम चलाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट क्या है, PMLN के पास है, सारे वज़रा उनके हैं, सारे मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, कुछ प्रोविंस के सेक्रेटरी दूसरों के, यानी जो जिसके पास मुल्क को चलाने के अख्तियारात हैं वो क्या है, गवर्नमेंट। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी ये भी ख़त्म हो चुका है। जज क्या है, द वर्ड जज डज नॉट ओनली डिनोट every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which it not appear। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ते हैं। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, और ए डेफिनेटिव जजमेंट और ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट would be definitive, or a judgment which it confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of person which body of person is empowered by law to give such a judgment। अब जज कौन है, लॉ हमें यह सिखाता है कि सिर्फ वो बंदा जज नहीं है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, हर वो बंदा जज है जिसको किसी खास टास्क के लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया होता है ना कि इसका फैसला आपने करना है, वो जज होता है उस फैसले की हद तक। ठीक है, लोकल कमीशन रिपोर्ट देता है, जजमेंट नहीं करता, वो जस्ट रिपोर्ट देता है। फैसला करने की अथॉरिटी, जैसे कि JIT एक फैसला सुनाती है, कोई और कमीशन बना देते हैं, उसका एक सरबराह बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग भी जिनको किसी खास टास्क के लिए कोई ग्रुप बना के, कोई टीम बना के कहा जाता है कि इसको डिसाइड करो, वो भी एज ए जज जाएंगे उस टास्क की हद तक। बाकी ये जजेस बाकी जो जुडिशरी के तौर पर अपॉइंट होते हैं वो तो जजेस हैं ही हैं। इसमें उसने वर्ड ये किया है कि सिर्फ उन जजेस को जजेस ना समझा जाए जो एज ए जुडिशरी में जज जाते हैं, बाकी भी लोग अपने टास्क के मुताबिक जिनको गवर्नमेंट अलाउ करती है वो जज कंसीडर होंगे। कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन 20। The word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। अब इसमें क्या कहता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इंसाफ की अदालत क्या है, वो लोग, वो जज, वो एक जज या ग्रुप ऑफ जजेस यानी बेंच ऑफ जजेस जो इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट क्या है। ये एक बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन आपको पता है कि हमने हमेशा लंबी डिटेल को शॉर्ट पढ़ा।
पब्लिक सर्वेंट हर वो बंदा है, अब इसको लिख लो, मैंने शॉर्ट करने जा रहा हूँ। पब्लिक सर्वेंट हर वो बंदा है जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड है और जो सैलरी लेता है, तनख्वाह लेता है। अब इसमें क्या है, हमारी आर्मी, नेवी, उसके बाद एयरफोर्स, उसके बाद हमारी पुलिस, तमाम लेवल की, रेंजर्स, टीचर्स, सीएसपी ऑफिसर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा हमारे वो क्या कहते हैं जुडिशरी के जितने ऑफिसर्स हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के जितने ऑफिसर्स हैं, यानी जो भी कैटेगरी है जो गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर जॉब करती है, किसी भी डिपार्टमेंट को, रेलवे की हो, कोई भी हो, वो सारे क्या है जी, पब्लिक सर्वेंट है। ऑलमोस्ट सेम है। 19 और 20 भी सेम है। 19 में बात करता है जज की और 20 में बात करता है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की, अदालत की बेसिकली बात करता है। उसके बाद है सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। इसमें क्या है जी, हमारी फसलें वगैरह, हमारे फ्रूट्स वगैरह, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ जी, गाड़ियाँ, जाहिर सी बात है मूवेबल। The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to be the earth। जो चीज़ परमानेंटली किसी ज़मीन के साथ अटैच है, उसके अलावा और ज़मीन के अलावा बाकी हर चीज़ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल गेन, मैसन प्रॉफिट का कंसेप्ट आपने सुना था। सीपीसी में एक कंसेप्ट है मैसन प्रॉफिट। उसका कंसेप्ट ये है कि कोई मुनाफा जो आप किसी की प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुल पोजेशन से हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैसन प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे आ गया रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन यानी गैर, या इसको भी कह लें कि नाजायज़ मुनाफा ही, is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। बात वही है, वो मुनाफा जो आप गैर कानूनी तरीके से हासिल करते हैं, जिस पर आपका हक, राइट ना बनता हो, ठीक है। wrongful loss, वो मुनाफा, wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अब रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है, वो नुकसान, वो गैर कानूनी नुकसान जो आपका गैर कानूनी तरीके से किया गया हो उस प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी पर आप पूरा पूरा हक रखते हो। बात समझ आ गई? कंसेप्ट क्लियर हो गया रोबन? रॉन्गफुल लॉस का, ये मकान है आपका, इस पर आके कोई कब्जा कर लेता है, आपसे छीन जाता है। कैसे छीना है जी? कब्जे की वजह से। है किसका? आपका। कब्जा क्या होता है? नाजायज़ कब्जा होता है ना। जायज़ तरीके से तो आप कब्जा आपने सेल किया हो तो फिर तो लॉस हुआ ही ना, फिर तो आपने पैसे ले। प्रॉपर्टी आपकी है, आपको डरा धमका कर गैर कानूनी तरीके से आपसे छीन ली गई है, हक आपका है। वो लॉस जो आपका हो, आपका जिस पर हक हो, लेकिन आपसे वो छीन लिया जाए या आपको उसका नुकसान पहुंचा दिया जाए गैर कानूनी तरीके से, ठीक है। गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, इसमें क्या फ़र्क है? ए पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। यानी wrongfully gaining क्या है? वो काम आप जो किसी चीज़ से नाजायज़ तरीके से किसी को डिटेन करके, किसी को मेंटेन करके, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को काबू करते हैं, उससे तावान वगैरह मांग लेते हैं, तो गैर तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं ना। किसी को कोई और धमकी दे के पैसे कमा लेते हैं, यानी रॉन्गफुल तरीका है। तो ये
क्या हुआ, गेनिंग रॉन्गफुली। अब रॉन्गफुली लूजिंग क्या है, ए पर्सन इज सैड टू लूज wrongfully when such person is wrongfully kicked out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property। अब गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ से गैर कानूनी तरीके से नुकसान खाना क्या कहते हैं, ए पर्सन इज सैड टू लूज इन wrongfully when such person is wrongfully kicked out of any property। यानी एक बंदे को उसकी प्रॉपर्टी से जब निकाल देना, वो एग्जाम्पल, तो वो रॉन्गफुली है। डिसऑनेस्टली, बददयानती क्या है, सेक्शन 24 है जी। डिसऑनेस्टली, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that the thing dishonestly, बददयानती। गैर कानूनी तरीके से आप किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसी गैर कानूनी तरीके से आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, बददयानती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के सेल मैनेजर हैं, आपके सामने एक बाइक कार आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपने वो कार सेल करने एक शोरूम पर, आप उसको बताते हैं जी इसका इंजन भी ठीक है, ये टोटल जेन्युइन है, बेसिकली उसका इंजन भी बेकार होता है, वो जेन्युइन भी नहीं होती, पेंटेड होती है सारी। तो जो आप इस बी पार्टी को ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं, वो क्या है, वो डिसऑनेस्टली कर रहे हैं, बददयानती उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मालिक को फ़ायदा देने की खातिर इस बंदे का नुकसान कर रहे हैं। बात समझ आ गई। फ्रॉडुलेंटली, धोखेदही से। सेक्शन 25 है, ए पर्सन इज सैड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉडुलेंटली क्या है, एक चीज जो वो बताकर बेचना चाहता है वो बेसिकली हो ही ना, सिरे से वो ना, वो क्या है, फ्रॉड है, धोखा है। इसकी मैं थोड़ी सी मजाकिया एग्जांपल भी है लेकिन रियलिटी बेस भी है। आप किसी को आईफोन के डब्बे के अंदर 3310 पैक करके भेज दें कि भाई आपके पास आईफोन आ रहा है, अब पेमेंट आपने ऑनलाइन उससे आईफोन की ली हुई है, या चाइना का कोई मोबाइल भेज दें उस डब्बे में पैक करके, चाइना कॉपी भेज दें, तो आपने बेसिकली क्या किया, फ्रॉड किया। बताइए आपने कुछ है, भेजा कुछ है, तो ये क्या है, फ्रॉड है। Reason to believe, a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। सेक्शन 26 हमें बताता है किसी चीज़ पर भी यकीन रखना है तो उसकी रीज़न देनी है कि मैं इस चीज़ पर इस वजह से यकीन कर रहा हूँ। रीज़न टू बिलीव, आपने वो वजह बयान करनी है यकीन करने की। यूनुस साहब, अगर आपने कोई चीज़ किसी पर बिलीव किया है, किसी का साथ दे रहे हैं, किसी चीज़ पर मुत्फिक एग्री हैं, तो उसकी वजह बतानी है लॉ को कि इस वजह से मैं इस चीज़ का साथ दे रहा हूँ, रीज़न टू बिलीव होनी चाहिए। आप या ये कहते हैं किसी चीज़ की सदाकत की गवाही देते हैं कि ये सच है। फॉर एग्जांपल, आप हमारी एकेडमी में आए तो आप किसी को बताते हैं कि जी एकेडमी ठीक है, तो आप उसको ये भी बताएंगे क्यों ठीक है, आप उसको रीज़न ये देंगे कि यार ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से और वर्ड बाय वर्ड पढ़ाते हैं, यानी एक रीज़न तो दी है ना आपने। बिना रीज़न के आप किसी चीज़ के बारे में बिलीव नहीं कह सकते कि इस चीज़ को ठीक माना जाए या गलत माना जाए या कुछ भी। सेक्शन 27 है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब मैडम के हक की बात आ गई है। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सन, वाइफ, clerk or servant on account of the person, it is in the that person possession within the meaning of this code। एक प्रॉपर्टी जो आपके बीवी, आपके मुलाजम, आपके क्लर्क के कब्जे में है और उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपके पास है, वो प्रॉपर्टी आपकी तस्वर की जाएगी क्योंकि वो आपके ज़ेर कफालत हैं।
बीवी भी क्या होती है, मर्द के ज़ेर कफ़ालत होती है। जो आपके मुलाजमीन होते हैं वो भी आपके ज़ेर कफ़ालत होते हैं। इट मीन्स इस तरह की प्रॉपर्टी के साथ कोई जुर्म होता है, कोई एक्टिविटी होती है, वो पहला अटैक आप पर आएगा। आपकी कोई गाड़ी लेके जा रहा है, वो गाड़ी को जुर्म करती है तो वो पहला पर्चा आप पर आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है शुजा साहब, ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो सारी? उसी का ही बता रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी जो आपके बीवी, आपके मुलाजम या आपके क्लर्क के कब्ज़े में है, वो आपकी तस्वर की जाएगी, यानी उसके मालिक या उसके हस्बैंड की तस्वर की जाएगी, क्योंकि उससे रिलेट करता है ना। एक हस्बैंड होता है ना एक घर का कफ़ील, अपने मुलाजमीन का कफ़ील भी वही होता है। इसमें एक और चीज़ है, इनके साथ आपने डिसाइड किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है। आपने मुलाजमीन को जो चीज़ें दी होती हैं, जो वाइफ को चीज़ें दी होती हैं, उनके साथ फर्दर एग्रीमेंट नहीं होते आपके। वो आपकी बीवी होती है, आपने इस वजह से दी। वो आपके मुलाजम होते हैं, आपकी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि वो चीज़ें जिनमें आपने एक प्रॉपर लिखी पढ़ी बात की है, प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। क्योंकि आप एक दफ़ा चाहे ऑन रेंटेड राइट ट्रांसफ़र किए, लेकिन आपने राइट ट्रांसफ़र कर दिए, वो बंदा आपके ज़ेरे कफ़ालत नहीं है। वो उसके बाद है जी सेक्शन 28 काउंटरफीट। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉज और वन थिंग रिजेंबल्स अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। वो चीज़ जो वो हो ही ना, आप उसको बताएं, यानी काउंटरफीट। आप एज इट एज बताएं कि ये ऐसी है। आप किसी की चीज़ के साथ मुशाबत किसी चीज़ की पेश करें जो एक्चुअल ना हो। फॉर एग्जांपल, आप यूनुस साहब हैं, एक्चुअली मैं आप ही की शक्ल का कोई बंदा आपकी जगह पेश करके उसको कहूँ कि ये वो है, ये काउंटरफीट है। ठीक है, बात समझ आ गई? जो एक्चुअल ना हो उसकी जगह किसी दूसरी चीज़ को रिजेंबलेंस जो उससे मिलती जुलती हो, डुप्लीकेट, एग्जैक्ट वर्ड ये है। डॉक्यूमेंट क्या है? The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, more than one of those means intended to use, which may be used to as evidence of the that matter. डॉक्यूमेंट क्या है? हर वो चीज़ जिसको आप डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस। एक केस में वो डॉक्यूमेंट है, उसकी मैंने पहले एग्जांपल दी थी। वो कागज़ भी हो सकते हैं, वो वीडियो भी हो सकती है, वो कोई मटेरियल थिंग भी हो सकती है, वो कोई पत्थर पे भी लिखी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। The word valuable security denote a document which is or purport to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or leased, or whereby any person acknowledge that he lies under legally liability of has not a certain legal right. अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी कौन सी है? वो चीज़ें जिनको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, चेक्स, बॉन्ड्स, उसके बाद एक डिवेंचर्स, ये सारी क्या है? ये वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। इनके बदले हमें पैसे मिलते हैं ना। सेक्शन 31 ए विल। ए वर्ड्स ए विल डिनोट एनी टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट। वसीयत वो वसीयत है जो कि वो तहरीर जिसको एज ए सबूत हम पेश कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसने डॉक्यूमेंट टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट जो तस्दीक शुदा हो किसी बंदे को। अब ऐसे ही तो कोई बंदा विल नहीं ना बना लेता, विल को रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है। विल कंसीडर ही तब होगी जब वो रजिस्टर्ड विल होगी। उसके बाद सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूडिंग इलीगल इमिशन in every part of this code except where a contrary intention appears from the context
वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंडेड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। अब वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब जो वर्ड है एक्ट, अमल, किसी चीज़ के अमल का, किसी चीज़ के होने के मतलब कोई चीज़ रेफर करता है, उसमें इलीगल ओमिशन भी आपकी शामिल है, गैर कानूनी कोई भूल चूक भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को आप मारते हैं, चलो वैसे आप ये कह लें कि एक बंदे को आप उठा के लाते हैं, अगवा करके लाते हैं, ये तो हो गया एक्ट, उठा के लाना। अब आप उसको खाना देना भूल जाते हैं, ये इलीगल ओमिशन है। एक तो आपने उसको उठाया है, उसके ऊपर उसको खाना पीना देने भूल गया, या बांध के रखा हुआ था, वो सारी रात बांधा ही रहा, वो अकड़ के मर गया, या सर्दी की वजह से मर गया, उसको बिस्तर, ये इलीगल ओमिशन है। वो गलती जो आपने भूल चूक में आपसे होगी। उठाना आपकी गलती है, जुर्म है, लेकिन जो बाकी काम है वो आपकी वैसे भूल की वजह से होगी। ठीक है। एक्ट एंड ओमिशन क्या है? एक्ट एंड ओमिशन इस चीज़ को, एक्ट, एक अमल को भी एक्ट ही कहते हैं और ज़्यादा मामलात को भी एक्ट ही कहते हैं। ओमिशन क्या है? एक गलती भी ओमिशन है, गलती है, ज़्यादा गलतियाँ भी गलती हैं। सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अक्सर हमने सुना हुआ है 300 की अगर FIR देखी हो तो उसमें अक्सर 302 की FIR में 34 साथ लगा होता है। ये कॉमन इंटेंशन होती है कि इनमें से एक बंदा भी कोई काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सारे इस चीज़ का इरादा करते हैं कि हमने कोई जुआ खाना चलाना है, हम सब के नाम, वो चलाने के लिए आप 3 लोग जाते हैं, लेकिन प्लान तो हम सब का है ना, कॉमन इंटेंशन तो सबकी है ना वो करने की। ठीक है। इट मीन्स अगर उस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, हम सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। अगली बात, 4 लोग जाते हैं एक बंदे को मारने, फायर एक बंदा मारता है, बाकी 3 साथ तो होते हैं ना, जा तो मारने ही रहे थे ना, यानी जितना बर्डन मारने वाले पर है उतना दूसरों पर है, लेकिन डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लेकिन इसमें चेक ये किया जाता है कि कॉमन इंटेंशन तो उनकी थी ना। तो कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन ये कहती है कि जितना उस मेन बंदे का रोल होगा, बाकियों को भी उतना ही कंसीडर किया, वही तस्वर किया जाए कि ये सारे क्या है, सेम है। Section 35 when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention। अब बात वही है, 34 को आगे इन्होंने बढ़ाया 35 में, कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी वो करने जा रहे हैं, पता सबको है, नॉलेज सबको है कि हम जुर्म करने जा रहे हैं, गुनाह करने जा रहे हैं, कोई ऑफेंस करने जा रहे हैं। उनमें से कोई एक भी करता है, उनका जो लेवल है, जो बर्डन है, वो सब पर बराबर है, जो बार है उसका वो सब पर बराबर है। सेक्शन 336 effect caused partly by act and partly by omission, whoever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act or and partly by omission is the same offense। एक जुर्म करने की कोशिश करता है, आधा वो जानबूझ के करता है, आधा उससे गलती से हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल अभी दी है कि एक बंदे को एक बंदा अगवा करके लाता है, वो बाद में मर जाता है, वो जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जी ये अगवा करके लाया था, ये इसको एक कमरे में बंद करके बांध कर चला गया था, इसने उसको ना खाना दिया, ये भूल गया था खाना वगैरह देना, उसको खोलना, तो उसको लाना, उसको बांधना क्या है, जुर्म है, एक्ट है, लेकिन उसकी गलती क्या है कि उसने ना खाना दिया ना उसको खोला। ठीक है। आधा मामला क्या है, आधा मामला एक्ट का है, आधा मामला ओमिशन का है। सेक्शन 337 इस अंदाज में भी पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं ना होते
फिर मेरे हक दुआ कीजिए। सेक्शन 337 कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। When an offense is committed by means of several acts, however, intentionally or cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either single or jointly with any other person commits the offense. कोई भी काम जो ज्वाइंट लोग इकट्ठे मिलके करते हैं उसी को आगे लेके चल रहा है तो वो सब पर ही तस्वर होगा। 338 है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट बाय may be guilty of different offense। थोड़ा सा रह गया बस। पर्सन सेक्शन 338 है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट may be guilty of different offenses wherever several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act they may be guilty of different offense by means of that act। एक बंदा एक से ज्यादा जराइम का मुर्तकिब है। कैसे? उसी एग्जाम्पल को दोबारा उठाओ। एक बंदे को या फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को आप उठा कर लाते हो, पहले लड़की को उठाते हो, किडनैप करते हो, किडनैप के बाद रेप करते हो, रेप के बाद मार देते हो, यानी डिफरेंट ऑफेंस कर रहे हैं। उठाना खुद जुर्म है, रेप करना खुद जुर्म है, कत्ल करना खुद जुर्म है। बात समझ आ गई? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, यानी उन एक ही तरतीब में उन्होंने डिफरेंट ऑफेंस किए। उठाना भी तो जुर्म है ना, रेप करना भी जुर्म है, उसके बाद कत्ल कर देना भी जुर्म है। सेक्शन 39 खाली 300 पे चली ये बात थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस नहीं हो गए 39 voluntarily a person is said to cause an effect voluntarily when he such causes by it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। एक बंदा जानबूझ के जो काम करता है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, वॉलंटरली हो गया। ऑफेंस क्या है? Except in the chapter and section mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denote a things made punishable by this code। हर वो चीज़ ऑफेंस है जिसकी सज़ा है। अब ये आगे कुछ सेक्शंस दिए गए हैं तो ये सारे ऑफेंस ही हैं। सेक्शन है जी 41 स्पेशल लॉ। ए स्पेशल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ क्या होता है? जो एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अप्लाई हो। फैमिली लॉ स्पेशल लॉ है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट स्पेशल लॉ है। अब उसके अलावा और बहुत छोटे छोटे, काइट फ्लाइंग स्पेशल लॉ है। यानी किसी पर्टिकुलर किसी खास मैटर पर जो लॉ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल लॉ। अब लोकल लॉ क्या है? ए लोकल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। लोकल लॉ वो लॉ है जो पाकिस्तान के एक खित्ते में अप्लाई होता हो, दूसरे में ना अप्लाई होता हो। जैसे कि पंजाब में मैरिज एक्ट के तहत 16 साल लड़की शादी कर सकती है, सिंध में 18 साल लड़की शादी कर सकती है। पंजाब का लोकल लॉ और है, सिंध का लोकल लॉ और है। 2000 का केस आपको याद है, आजकल बड़ा हाईलाइटेड है। वो इसी वजह से हाईलाइटेड है कि वो इशू ये डाल रहे हैं कि सिंध के मुताबिक शादी ही नहीं है। वो कहते हैं हमने शादी पंजाब में की, पंजाब के मुताबिक है। ये इशू चल रहा है ना उनका। स्पेशल लॉ जो है वो खास पर्टिकुलर काम के लिए, और जो लोकल लॉ है वो स्पेशल एरिया के लिए। सेक्शन फिर 400 आ गया खाली 43। सेक्शन 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnish ground for civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। अब लीगल काम क्या है और इलीगल क्या है? इलीगल वो काम है जिस पर कानून ने मना किया है और उस पर कोई सजा रखी है, और लीगली बाउंड वो काम है जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसको करने के आप बंद है।
टैक्स देने के आप पाबंद हैं। जितने रोड्स हैं उन पर अशारों की पाबंदी करना आप पर लाजमी है। आप बाउंड हैं वो क्या कहते हैं उसके लिए, हेलमेट पहनने के लिए। अगर आप ये काम वो नहीं करेंगे तो फिर क्या है, सज़ा है। वो काम जो आपकी ड्यूटी है, जिसके लिए आपको बाउंड किया गया, वो करने के लिए आप, वो लीगली है, लीगली बाउंड है। और इलीगल वो काम है जिसकी सज़ा रखी है। किसी को मारना क्या है, जुर्म है। किसी की चीज़ छीनना जुर्म है। किसी का रास्ता रोकना जुर्म है। किसी को गाली देना जुर्म है। ठीक है। सेक्शन 44 44 इंजरी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म्स illegally caused to person in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। इंजरी नुकसान क्या है? नुकसान किसी के जिस्म पर भी दिया जा सकता है, उसकी वो शौहरत को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नुकसान कोई भी हो सकता है, इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है। लाइफ क्या है? सेक्शन 45 ये हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे बीकॉम लेवल पे। वो हमें अक्सर हमारी वो जो अटेंडेंस होती थी वो लगाते थे, तो वो वर्ड बोलते थे बड़े मज़े से, 44 45। तो वो जब भी मैं 40 का कोई भी वर्ड यूज़ करता हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है, 45। अच्छा, लाइफ क्या? द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ का मतलब जिंदगी। अगर किसी को मार देंगे तो वो मौत हो जाएगी। आगे नीचे उसने वही बात कर दी। डेथ क्या है? सेक्शन 46 क्या? द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जो बंदा मर जाएगा वो डेथ में कंसीडर हो जाएगा, या मार दिया जाएगा या मर जाएगा। सेक्शन 47 एनिमल। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। जो चीज़ इंसान नहीं है वो सारी क्या है? जानवर है। 48 vessel. The word vessel denotes anything made for the conveyance by water of human being or of property. Vessel जहाज, बैरी बेड़ा, बैरी जहाज वो चीज़ है जो समुंदर पर चलने के लिए बनाया जाता है, इंसान को फ़ायदा देने के लिए बनाया जाता है। ईयर्स मंथ अंग्रेज़ी कैलेंडर के, सेक्शन 49 है अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक, इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जो साल और महीना है उसको हम ईयर और मंथ कहते हैं। सेक्शन क्या है जी? सेक्शन 50। द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ ए चैप्टर ऑफ दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स्ड नंबर फिगर्स। वो सेक्शन जो इसमें सारी चीज़ें दी गई नंबर के मुताबिक, प्रीफिक्स के मुताबिक। ओथ क्या है? सेक्शन 51 ओथ। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स ए सोलमन ऑफ फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। यानी वो चीज़ जिस पर आप कसम खाकर कहते हैं कि ये ठीक है, तस्दीक करते हैं। सेक्शन 52 गुड फेथ क्या है? नथिंग इन दिस सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट कॉज केयर एंड इंटेंशन। गुड फेथ अच्छी नीयत, नेक इरादा, जो काम आप नेक नीयत से करते हैं, जो बुराई में शामिल ना हो। ठीक है। सेक्शन 52A हार्बर, किसी को पनाह देना, किसी क्रिमिनल बंदे को पुलिस से बचाने के लिए पनाह देने को हार्बर कहते हैं। ठीक है, बात ख़त्म। चैप्टर 2 डेफिनेशन इज क्लोज्ड। कोई भी चीज़ है, जब भी लेक्चर सुनते हैं, यहाँ पनाह की बात हुई, इश्तियारी की बात नहीं। इश्तियारी समथिंग है, वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, मुजरम को पनाह देते हैं ना। वैसे आप किसी गरीब गुरबा को पनाह देते हैं वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन आप अगर किसी इश्तियारी को या चोर को पनाह देते हैं तो वो एक सेपरेट चीज़ हार्बर में आएगा। अच्छा, जब भी कोई लेक्चर सुनना है यूनुस साहब, वो बुक आपकी खुली हो आपके पास,